हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। राघव की उम्र 9 साल की थी और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई के अलावा ड्रम्स में था। उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर इस बार वो क्लास में अच्छा रिजल्ट करेगा तो उसे ड्रम किट गिफ्ट मिलेगा। और हुआ भी वही। शहर की एक नामी गिरामी दुकान से राघव के डैड ने उसे एक सेकेंड हैंड ड्रम किट खरीद कर गिफ्ट किया। राघव का आज का सारा दिन ड्रम्स को सेट करने और उसे बजाने में चला गया। देर रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक टेबल के बगल में रखे फैन के बटन को किसी ने दबाया और उसके बाद धीरे धीरे टेबल फैन की स्पीड एक एक करके बढ़ने लगी। राघव नींद से उठा, उसने टेबल फैन बंद किया और जैसे ही दोबारा लेटा टेबल फैन फिर से स्टार्ट हुआ। इस बार उसने टेबल फैन का प्लग इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से निकाल दिया और सोने गया तो कोई उसके दोनों पैरों में गुदगुदी कर रहा था। इस तरह की चीजें, वो भी रात के अंधेरे में, किसी को भी डरा दे। तो फिर राघव तो सिर्फ 9 साल का एक बच्चा ही था। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कमरे की बत्ती जलाई तो देखा ड्रम स्टिक ठीक उसके पैरों के सामने जमीन पर पड़ी थी। बस इतना देखना था कि राघव दौड़ता हुआ अपने पापा के कमरे में गया और सिर्फ एक ही बात कही, डैडी, मेरे कमरे में भूत है। यह पहली बार था जब राघव ने इस तरह की कोई बात कही और उसके चेहरे पे झलकते डर को देख उसने राघव की बात को सीरियसली लिया और उसके साथ उस कमरे में गए। कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था सिवाय एक अजीब सी शांति के। आदित्य ने अपने बेटे को अपने कमरे में अपने साथ ही सुला दिया और थोड़ी देर बाद जब पानी पीकर वापस वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो राघव के कमरे की लाइट जली हुई थी और दरवाजा पूरी तरह से खोलने पर पता चला कि राघव यहां अपने कमरे में ही सो रहा था। आदित्य को अच्छे से याद था कि उसने राघव को अपने कमरे में सुलाया था। सब कुछ बेहद अजीब था। इस बार चौंकने की बारी आदित्य की थी। उसने तुरंत राघव को अपनी गोद में उठाया और कमरे की बत्ती बुझाकर अपने कमरे में जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला कि ठीक तभी पीछे से एक आवाज आई। राघव एक 9 साल का बच्चा था और इस घर में उसके अलावा सिर्फ उसके डैड आदित्य रहते थे। राघव ने अपने क्लास के एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा किया था और उसे गिफ्ट में एक सेकेंड हैंड ड्रम सेट मिला। और उसके बाद शुरू हुई उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं कि देर रात आदित्य यानी राघव के डैड राघव को उसके कमरे से अपने कमरे में ले जा रहे थे कि ठीक तभी राघव के कमरे के दरवाजे को बंद करते वक्त एक आवाज आई। राघव के कमरे से आती ऐसी आवाज को आदित्य ने जानबूझकर तवज्जो नहीं दी और सीधा अपने कमरे में इसी सोच के साथ चला गया कि जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। कमरे में ले जाकर पहले राघव को लिटाया और जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि राघव को नींद आ चुकी है वो खुद सोने गया। पर नींद शायद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उसे आने में बहुत वक्त लगा।
पर उसकी आंखें ज्यादा देर तक लगी नहीं रह सकी। आदित्य की नींद इस बार किसी के रोने की आवाज से टूटी। कमरे की बत्ती जलाई तो राघव खिड़की पर बैठा रो रहा था। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो राघव ने कहा, पापा, बगल वाले कमरे से आवाज आ रही है, वहां भूत है। विश्वास नहीं तो आप दीवार से कान लगा के देखो। राघव की बातें और उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। आदित्य ने जब अपने कान दीवार से लगाए तो मानो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। बगल के कमरे से कान लगाने पर किसी के ड्रम बजाने की आवाज आ रही थी, जो आवाज दीवार से कान हटाने पर सुनाई नहीं दे रही थी। आदित्य दौड़ता हुआ बगल के कमरे में गया, पर वहां ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही थी जैसी आवाज उसने अपने कमरे से सुनी थी। वापस कमरे में आने पर पाया कि राघव बिस्तर पर लेटकर सो चुका था। अजीब लगने वाली बात तो थी ये, पर अपने बेटे को सोता देख उसे सुकून मिल रहा था। इस बार आदित्य की आंखों से सच में नींद गायब थी और कमरे की बत्ती जलाकर वो टेबल पर बैठा बस यही सोच रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कोई बुरा असर राघव पर ना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में राघव के अलावा उसका और कोई नहीं था। रात कब गुजरी पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो रात का सन्नाटा गूंजती हुई ड्रम्स की आवाजों में बदल चुकी थी। राघव अपनी जगह पर नहीं था। आदित्य दौड़ता हुआ राघव के कमरे में गया तो राघव की आंखें लाल हो चुकी थी। हाथों में जगह जगह निशान थे, मानो जैसे ड्रम स्टिक्स ने उसने खुद को या किसी और ने उसे गहरी चोटें पहुंचाई हों। आदित्य ने जैसे ही जाकर राघव को संभाला वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और आवाज बस एक ही है, राघव के उसके क्लास में अच्छा रिजल्ट लाने के बाद में उसके डैड ने उसे एक सेकेंड हैंड ड्रम किट गिफ्ट किया था और वहीं से शुरुआत हुई थी कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की। आदित्य की नींद टूटी तो राघव के कमरे से शोर की आवाज आ रही थी। जाकर देखा तो राघव की आंखें लाल और शरीर पर जगह जगह ऐसे दाग थे मानो जैसे उसने खुद को ड्रम स्टिक से चोट पहुंचाई। आदित्य ने जैसे ही राघव को संभाला वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य ने तुरंत उसे उठाया और अपने कमरे में लेटाकर डॉक्टर को बुलाया, जिसने राघव की अपने एक कंपाउंडर की मदद से घर पे ही मरहम पट्टी कर दी। इसके कुछ दिन बाद तक इस घर में और कोई घटना नहीं घटी। आदित्य ने राघव के उस कमरे को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। एक दिन शाम को जब आदित्य राघव को उसके स्कूल से पिक करके घर पहुंचा तो ऊपर वाले फ्लोर से टेबल फैन के चलने की आवाज आ रही थी। आदित्य हैरत में था क्योंकि टेबल फैन सिर्फ राघव के कमरे में था और वो कमरा उसने बंद कर दिया था। दूसरा झटका आदित्य को तब लगा जब उसने बत्ती जलाने की कोशिश करी, पर शायद घर पर लाइट नहीं थी और ना ही इन्वर्टर काम कर रहा था। सीढ़ियों के रास्ते जब ऊपर पहुंचे तो साफ हो चुका था कि यह आवाज राघव के कमरे से ही आ रही थी और यह आवाज टेबल फैन। ताज्जुब की बात यह थी कि जिस कमरे के दरवाजे पर आदित्य ने ताला लगाया हुआ था वो खुला पड़ा था और दरवाजा भी हल्का खुला था। इससे पहले कि आदित्य दरवाजे को खोल पाता, राघव उस खुले दरवाजे से अंदर घुसा और दरवाजे को बंद कर दिया।
आदित्य पागलों की तरह दरवाजे को थपथपा रहा था, पर राघव ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के ठीक सामने राघव ने किसी भारी चीज को रख दिया है, जिससे दरवाजे को धक्का मारने के बावजूद भी आदित्य उसे खोल नहीं पा रहा था। अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, और वो थी राघव के हंसने की। आदित्य की बहुत कोशिशों के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो वो थक कर जैसे ही बैठा, कमरे का दरवाजा अपने आप उसकी आंखों के सामने खुला। दरवाजा खुलते के साथ ही वो अंदर की ओर भागा, और अंदर का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी था। ड्रम किट का हर एक ड्रम निकालकर एक गोले में सजाया हुआ था, और इसके बीच में राघव बैठा हंस रहा था। आदित्य ने चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? राघव का जवाब था, डैडी, मेरी क्लास चल रही है अभी। राघव के कमरे का दरवाजा बंद था, और आदित्य के दरवाजे को खटखटाने के बाद भी राघव ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में जब दरवाजा खोला तो ड्रम किट का एक एक ड्रम निकालकर एक गोले में सजाया हुआ था, और इसके बीच में राघव बैठा हंस रहा था। आदित्य ने चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो? राघव का जवाब था, डैडी, मेरी क्लास चल रही है अभी। आदित्य के गुस्से की सारी हदें पार हो चुकी थी। सारी प्रॉब्लम्स तब से शुरू हुई थी जब से ये ड्रम किट आया था इस घर में। उसने गुस्से में ड्रम किट के एक हिस्से को उठाया और फेंका, लेकिन उसके बाद उसकी और हिम्मत न हो पाई, क्योंकि ड्रम को जमीन पर पटकने से चोट उसके बेटे को भी लगी। ड्रम को उसी कमरे में उसी हालत में छोड़ आदित्य राघव को लेकर निकला। उस कमरे को बंद कर आदित्य राघव को लेकर सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने वो सेकंड हैंड ड्रम किट खरीदा था। बातचीत करने पर उस ड्रम किट के पुराने मालिक के पते का पता चला। उससे जाकर बातचीत की और सारी बात बताई। उसने बताया कि ये ड्रम किट उसके बेटे का था। वो दिन भर इन्हीं ड्रम्स में खोया रहता था। पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसकी पीछे रह गई थी इन ड्रम्स के चक्कर में। एक दिन उसकी ऐसी हरकतों से तंग आकर मैंने उसे बहुत डांटा और हाथ भी उठाया। वो एक आखिरी दिन था और मेरी जिंदगी की शायद आखिरी और सबसे बड़ी गलती भी। मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया था। उसकी हर एक चीज मुझे दिन रात बस उसकी याद दिलाती और मेरी गलती का एहसास दिलाती। इसलिए मैंने वो ड्रम और हर एक चीज जो उसके साथ जुड़ी थी बेच डाली। उसने आगे आदित्य से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार आपके साथ आपके घर चल सकता हूं। आदित्य को उसकी आंखों का पछतावा साफ दिख रहा था। उसने कहा, बेशक आप मेरे साथ चल सकते हैं। घर पहुंचने पर कमरे के ठीक बाहर से ही आभास हो रहा था मानो जैसे कोई उस कमरे में है, और कमरे में घुसते के साथ साफ हो गया कि वहां सच में कोई था। चीजें दीवार से गिरकर टूटने लगी और जो ड्रम यहां से जाते वक्त खुला पड़ा था उसके सारे भाग जुड़े हुए थे और किसी के जोर जोर से ड्रम बजाने की आवाज आ रही थी। ये नजारा आदित्य, उसके बेटे राघव और उस ड्रम के पुराने मालिक ने साफ साफ देखा था। इस ड्रम के पुराने मालिक की आंखें भर आई थी जब उसने राघव के मुंह से सुना, आप यहां भी आ गए।
इस ड्रम के पुराने मालिक को समझ आ गया था कि ये शायद उसके बेटे की ही भटकती हुई आत्मा है जो ये सब कुछ कर रही है। वो जमीन पर रोते रोते बैठ गया और राघव को पकड़ के उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो। अगर मुझे मालूम रहता कि मेरा तुम पर हाथ उठाने से तुम अपनी जान ले लोगे तो मैं कभी तुम्हें ड्रम बजाने से नहीं रोकता। मैं कभी तुम्हें ड्रम बजाने से नहीं रोकता। तुम क्यों इस छोटे से बच्चे को तड़पा रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। इतना सब कुछ सुनने के बाद राघव के आखिरी शब्द थे, कोई बात नहीं पापा, आप रोइए मत। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया पापा, वो मैं इसकी आंखों में देखता था। और जब जब ये ड्रम्स गलत बजाता मैंने इसे चोट पहुंचाई। पर अब और नहीं पापा, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं हमेशा हमेशा के लिए अब जा रहा हूं। कभी वापस नहीं आऊंगा, ना ही किसी को परेशान करूंगा। इतना कहते के साथ राघव बेहोश हो गया। होश में आया तो सब कुछ नॉर्मल, एकदम पहले जैसा था। और अब उसे अपने घर में किसी भी भूत के होने का एहसास नहीं होता। आकांक्षा पेशे से फैशन डिजाइनर थी। जब उसे मुंबई जाने का मौका मिला एक बुटीक के लिए काम करने, तो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लेने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट भी उसे बहुत ही आराम से मिल गया। फ्लैट उसने सेमी फर्निश्ड ही लिया था, क्योंकि अपना भी काफी सामान था उसका, जो पैकर्स ने उसके पहुंचने के 4 घंटे बाद ही पहुंचा दिया था। दिन भर सामान को अनपैक करने में ही चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी का सामान उसने चेक कर लिया और फिर दूसरे कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकी होने के कारण आकांक्षा की आंख लगी ही थी कि उसने एक आवाज सुनी जो उस कमरे से आ रही थी जहां अनपैक्ड सामान रखा था। आकांक्षा जब दबे पांव उस कमरे में पहुंची तो आवाज अभी भी आ रही थी। उसने कमरे की लाइट जैसे ही जलाई, उस आवाज का आना बंद हो गया था। आकांक्षा को लगा कि जो कुछ भी हुआ वो उसका वहम मात्र था, इसलिए उसने कमरे की लाइट दोबारा बंद कर दी। लाइट ऑफ करने के साथ ही वो आवाज वापस उसके कानों में आई। आकांक्षा को यकीन हो गया था कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। उसने लाइट दोबारा जलाई और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, और उसके बाद न जाने उसको क्या सूझी कि सारे बबल रैप्स निकालकर उसने कमरे के बाहर डस्टबिन में फेंके। कमरे की लाइट ऑफ करने जब वो वापस गई तो उसने जमीन पर 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई चलते हुए बाहर चली गई। आकांक्षा का गला डर से सूख गया था। वो भागते हुए अपने कमरे में गई और तभी मां का फोन आया। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और तब जाकर उसकी मां से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई सारी बात अपनी मां को बताई, जिसे सुनकर मां ने कहा, बेटा इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। तू बस सुबह उठकर घर के हर एक कोने में कच्चे दूध के छींटे दे देना, और हो सके तो हर दिन ये करना। काफी देर अपनी मां से बात करने के बाद आकांक्षा को भी मन ही मन शांति मिली और आंखों में हल्की हल्की नींद खुलने लगी थी। तो उसने फोन रखा और सोने चली गई। घड़ी में अभी ज्यादा नहीं, बस 11 ही बजे थे।
पूरे घर के सन्नाटे को सिर्फ एक ही चीज तोड़ रही थी, और वो थी घड़ी की आवाज कि ठीक तभी घर की डोरबेल बजी। आकांक्षा दिल्ली से मुंबई आई और इस नए घर में जब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी तो उसने तुरंत अपनी मां को फोन मिलाया और उसके साथ घटी सारी बातें बताई। मां ने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस कल सुबह उठकर घर के सभी कोने में कच्चे दूध के छींटे दे देना। घड़ी में रात के 11 ही बजे थे कि तभी आकांक्षा की डोरबेल बजी। आकांक्षा डरी हुई तो थी ही, पर क्या पता कौन हो दरवाजे पर। यही सोचकर वो दरवाजे तक गई। सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था, इसलिए अंदर मॉनिटर पे देखा तो लगा जैसे बाहर कोई औरत खड़ी है। बाहर अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कौन है ये देखने के लिए आकांक्षा ने दरवाजे के बाहर की लाइट जलाई तो अब मॉनिटर पर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आकांक्षा ने जैसे ही बाहर की लाइट स्विच ऑफ की, उसे मॉनिटर पर हेर से बाहर खड़ी कोई औरत दिखाई दी और साथ ही कानों में डोरबेल की आवाज। आकांक्षा को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी और पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखी जा रही थी। अब डोरबेल की आवाज और किसी के दरवाजे को थपथपाने की आवाज आकांक्षा एक साथ सुन पा रही थी, पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब टूटा जब उसके पॉकेट में रखा फोन बजा। फोन आकांक्षा की मां का था। आकांक्षा ने जैसे ही फोन उठाया, डोरबेल की आवाज और दरवाजे को थपथपाने की आवाज जैसे एक साथ बंद हुई। आकांक्षा ने अपनी मां को सारी बात बताई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि अपने कमरे में जाओ और अब आज की रात कमरे से बाहर मत निकलना। आकांक्षा तुरंत कमरे में गई और उसने मां से कहा कि पर आपने इस टाइम पे फोन क्यों किया? तो मां ने कहा, न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लगा जैसे तू किसी मुसीबत में है, इसलिए तुझे फोन कर लिया। सारी रात आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन सुबह उठकर उसने पहले घर में कच्चे दूध के छींटे डाले और उसके बाद बेफिक्र होकर उसने सारा सामान अनपैक किया और दोपहर तक चीजें सेटल करके टीवी देखते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई का काम कंप्लीट करने के लिए बैठी थी। टीवी पर आकांक्षा का फेवरेट शो आ रहा था, जिसे देखने में आकांक्षा इस कदर खो गई थी कि टीवी देखते देखते कब उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ गई पता ही नहीं चला। बस आई तो एक आवाज। आकांक्षा दौड़ती हुई वॉश बेसिन तक गई और नल खोलकर वॉश बेसिन में अपनी चोट लगी उंगली धो ही रही थी कि किसी ने वॉश बेसिन में उसकी उंगली को अंदर की तरफ खींचा। आकांक्षा को अपने नए घर में अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। अंधेरी के इस 2 BHK फ्लैट में जब से वो आई थी, एक के बाद एक कई सारी चीजें हुई और एक ऐसे ही हादसे में आकांक्षा की उंगली में चोट लगी। जब वो वॉश बेसिन में अपनी चोट लगी हुई उंगली धो रही थी तो किसी ने उसकी उंगली को वॉश बेसिन के अंदर खींचा। आकांक्षा ने पूरी कोशिश की पर वो अपनी उंगली छुड़ा नहीं पा रही थी। उल्टे कोई उसके शरीर पर पीछे से कुछ यूं दबाव बना रहा था कि वो वॉश बेसिन की ओर झुकती
आकांक्षा जोर जोर से चीख रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी खुद को उस पकड़ से अलग करने की, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई। जब तक कि उसके पॉकेट में पड़ा फोन न बजा। फोन बजते के साथ ही अब तक हो रही चीज आकांक्षा के साथ बंद हो गई थी और वो भागते हुए कमरे में गई। फोन उसकी माँ का था। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ ने कहा, मैं 1-2 दिन में वहां पहुंचती। आकांक्षा ने अपनी कटी हुई उंगली की मरहम पट्टी करी और उसने ये भी रियलाइज करा कि जिस कमरे में वो सोती है उस कमरे में उसके साथ अब तक कोई भी अजीब घटना नहीं घटी है। बस इस एक बात का सुकून था उसे। और दोपहर को वो सोने चली गई। पूरी दोपहर नींद लेते वक्त उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी। जब शाम को उसकी नींद खुली तो अपने एक हाथ में कैंची देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने पलंग के बगल में लाइट के स्विच को ऑन किया तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पूरे कमरे में बाल ही बाल बिखरे पड़े थे। आईने में जाकर उसने जब देखा तो उसके लंबे लंबे बाल जगह जगह से कटे हुए थे। वो पागलों की तरह चीख रही थी, रो रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आया। पूरी बात सुनकर माँ ने कहा कि आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम जरूर कोई बुरा सपना देख रही होगी। मेरी मानो तो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये सब तुम्हारी सोच में है। जाकर आईने में खुद को देखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। आकांक्षा ने गुस्से में ही फोन डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि उसकी मां ही उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। न जाने उसे क्या सूझी कि वो उठकर आईने के सामने गई। जो उसने देखा वो उसे चौंकाने के लिए काफी था। आकांक्षा के बाल ठीक पहले के जैसे लंबे लंबे और घने थे। पलट के कमरे के फर्श और बिस्तर को देखा तो वहां कटे हुए बालों का कोई हिस्सा नहीं था। वो अपने सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पॉकेट में रखा उसका फोन दोबारा बजा। दिल्ली से मुंबई आने के बाद आकांक्षा के साथ शुरू हुई वो घटनाएं जो उसके यकीन से परे थी। शाम को जब वो सोकर उठी तो उसके बाल कटे हुए थे। उसने रोते रोते जब मां को फोन किया तो मां ने कहा कि आकांक्षा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जाओ अपने चेहरे को दोबारा आईने में देखो। आईने में देखा तो बाल पहले की तरह सही सलामत थे। फर्श पर या बिस्तर पर बालों के नामो निशान ही नहीं थे। वो अपने साथ हुए इस हादसे से बाहर निकल पाती कि उसकी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। इस बार फोन आकांक्षा के डैड का था, जो उसकी आवाज सुनते के साथ ही समझ गए थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उनके पूछने पर आकांक्षा ने सारी बातें बताई और बताया कि कैसे मॉम नहीं होती तो वो इन्हीं मुसीबतों में अटकी रह जाती। आकांक्षा के डैड ने गुस्से से कहा, आकांक्षा, कितनी बार तुमको समझाऊंगा? 10 साल हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए। तुम क्यों नहीं इस चीज को मान लेती कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? ये अच्छा है कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ये दिन ब दिन तुम्हारी बीमारी बनती जा रही है। मैं हर दिन तुम्हें इस तरह पागलों की तरह नहीं समझा सकता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। आकांक्षा ने रोते रोते फोन डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद अपनी रिसीव्ड कॉल्स लिस्ट चेक करी तो उसमें मां का कोई नंबर ही नहीं था। अपनी उलझनों में आकांक्षा उलझी जा रही थी। जो कुछ भी
यहां हुआ या हो रहा था, यह समझने की कोशिश करने लगी, पर समझ उसे कुछ नहीं आया। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गई। पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज हो रही थी, जो आकांक्षा अपने कानों में साफ साफ सुन पा रही थी। इस आवाज के साथ और एक आवाज आकांक्षा ने दूसरे कमरे से आती हुई सुनी। हिम्मत तो नहीं हुई, पर फिर भी वो दूसरे कमरे में गई। आवाज अब भी आ रही थी। आकांक्षा ने कमरे की लाइट चलाई तो आवाज तो बंद हुई, पर नजर जब जमीन पर गई तो वहां दो परछाइयां थी। ये देखकर आकांक्षा दौड़ती हुई अपने कमरे में भागी और अपने कमरे का दरवाजा बंद किया ही था कि उसका फोन बज उठा। नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए 3-4 बार कॉल ड्रॉप हुआ और तब जाकर मां से बात हो पाई। आकांक्षा ने रोते रोते अपने साथ हुई, सारी बात अपने मां को बताई, जिसे सुनकर मां ने कहा, बेटा इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। इंसान का दिमाग वही सच मानता है जिसको वो खुद सच मानना चाहता है। आकांक्षा की यह हालत या तो उसकी बीमारी थी या उसके दिमागी उपज, क्योंकि उसकी मां की बात उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाता है। एक 20 माले की बिल्डिंग का खाली फ्लैट, जिसके बाहर ताला लगा था और उस फ्लैट के अंदर से दरवाजे को पीटने की आवाजें आ रही थी। पांडे जी इस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे और उनका फ्लैट इस फ्लैट के ठीक उल्टी तरफ था। सुबह सुबह ऐसी आवाजों को सुनकर उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी को बुलाया और ताले को तोड़वाने लगे। तब तक बिल्डिंग के और भी कई लोग वहां जमा हो चुके थे। अंदर से आती हुई आवाज अरविंद की थी। खोलो यार। काफी देर के बाद जाकर दरवाजा खुला और सामने बदहवाश सी हालत में था अरविंद, जो उस फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। और इस वक्त वो जिस फ्लैट में था उस फ्लैट के एक कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्डिंग के सेक्रेटरी पांडे जी सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़े और बाहर खड़े लोगों ने पांडे जी की चीख सुनी। सभी लोग दौड़कर अंदर गए तो आईने के ठीक सामने अरविंद की बीवी की लाश थी। अरविंद की बीवी की मौत कैसे हुई, वो दोनों इस घर में कैसे पहुंचे, दरवाजे के बाहर ताला कैसे लगा था, और भी कई सारे सवाल एक एक करके उमड़ रहे थे वहां मौजूद सबके मन में। मामला किसी की मौत का था, इसलिए पांडे जी जो बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और छानबीन और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि यह फ्लैट किसी जॉर्ज का था और करीबन 2 सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ने जब अरविंद से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल दोपहर में जॉर्ज उसके घर आया था और उसने बताया कि वो ये फ्लैट वापस खोल रहा है, इसलिए आज शाम को उसने एक पार्टी रखी है। शाम तकरीबन 9 बजे मैं और मेरी वाइफ इस फ्लैट में आए तो पता चला कि हम सबसे पहले ही यहां पहुंच गए थे। हम सब ने बैठकर बातचीत शुरू ही की थी कि डोरबेल बजी। जॉर्ज ने कहा कि मैं दरवाजा खोल कर आता हूं और उसके बाद तकरीबन 5-6 मिनट तक जब वो वापस कमरे में नहीं आया तो मैं अपनी जगह से उठा दरवाजे की तरफ जाने के लिए। उठकर मैंने 2-3 कदम ही लिए होंगे कि कमरे की बत्ती चली गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि पूरी सोसाइटी की ही लाइट गई हुई थी।
लाइट जाने पर तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही यहां वापस भी आ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में पावर बैकअप है। इससे पहले कि लाइट आती, अंधेरे में ही मैंने मेरी बीवी नेहा की एक चीख सुनी। जॉर्ज के बंद फ्लैट के अंदर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज आ रही थी। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़वाया। फ्लैट के अंदर ठीक उस फ्लैट के ऊपर रहने वाला अरविंद था, जिसने एक कमरे की तरफ इशारा किया जहां उसकी बीवी नेहा की लाश थी। शक मर्डर का था, इसलिए पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और अरविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अरविंद ने बताया कि दरवाजे पर घंटी की आवाज सुन जॉर्ज दरवाजा खोलने गया और थोड़ी देर में लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग के साथ ही मेरी बीवी नेहा जोर से चीखी। तकरीबन 1 मिनट बाद जब लाइट वापस आई तो देखा नेहा के पांव घुटने के नीचे से पैरों की उंगलियों तक खून से सने हुए थे। देख के लग रहा था जैसे किसी ने नाखून गड़ा करके नोचा हो उसके पैरों को। मैंने नेहा से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो नेहा कुछ नहीं बोली और पागलों की तरह दौड़कर एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजे पर अपने लात और कंधे से मार रहा था। नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत बार कोशिश करने के बाद दरवाजा एक झटके से खुला। कमरे में नेहा अजीब सी आवाजें करती हुई दीवार पर कुछ लिख रही थी। मैं देखता रहा कि वो क्या लिख रही है। गौर से पढ़ा तो दीवार पर लिखा था, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारी। पुलिस ने अरविंद की बातों को बीच में ही काटते हुए दोबारा उस कमरे की जांच करी तो सच में दीवार पर वही लिखा था जिसका जिक्र अरविंद ने अपनी बातों में किया था। पुलिस ने पूछा उसके बाद में क्या हुआ। अरविंद ने कहा कि मैं नेहा पर जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नेहा, पागल हो गई हो क्या? इस पर वो कुर्राते हुए मेरी तरफ देखने लगी और तभी उस कमरे में रखे शीशे के अंदर से एक आवाज आई। ऐसी आवाज मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुनी थी, क्योंकि आवाज शीशे के अंदर से आ रही थी। नेहा वैसी ही पागलों की तरह आवाज करते हुए उस शीशे की ओर बढ़े जा रही थी और जब वो एकदम शीशे के नजदीक थी तो वो उस शीशे से ऐसे चिपक गई जैसे चुंबक से लोहा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसको बहुत खींचने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उसको शीशे से अलग किया तो वो मर चुकी थी। और इतना कहते कहते अरविंद रो पड़ा। अरविंद ने आगे बताया कि नेहा की इस हालत के बाद मैंने इस मेन डोर को खोलने की बहुत कोशिश करी, दरवाजे को बहुत खटखटाया, पर किसी ने रात भर दरवाजा नहीं खोला। पुलिस चाहकर भी अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। अब जॉर्ज से पूछताछ करने की बारी थी, क्योंकि यह फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जॉर्ज को फोन करके बुलाया। 15वें माले के बंद फ्लैट के अंदर से ताला तोड़वाने पर अरविंद बाहर निकला और उसी फ्लैट में उसकी बीवी नेहा की लाश। अरविंद से पूछताछ में उसने ऐसी बातें बताई जो लोग जब तक अपनी आंखों से ना देख लें विश्वास नहीं कर सकते।
अरविंद के ऊपर उसकी बीवी के मर्डर का केस भी नहीं बन सकता था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया कि नेहा की मौत हार्ट फेल होने से हुई थी। फ्लैट जॉर्ज का था, इसलिए जॉर्ज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसे आने में 1 दिन का वक्त लगा, क्योंकि उस वक्त जॉर्ज शहर में नहीं था, वो मध्य प्रदेश में था। आते के साथ ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूछताछ करने पर उसने साफ साफ बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस शहर में नहीं आया है। अरविंद की बीवी नेहा के साथ उसका अफेयर था और उसकी खुद की बीवी की जब कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जॉर्ज ने बताया कि अरविंद की बीवी नेहा ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर मैं यहां और नहीं रहना चाहता था। इनफैक्ट मेरे भोपाल चले जाने के बाद भी उसने कई दिनों तक फोन पर मुझे बहुत परेशान किया, रोई, गिड़गिड़ाई। और मुझे इस घर में, इस शहर में मेरी बीवी की मौत के बाद सब कुछ अजीब लगता था, इसलिए मैं कभी वापस आया ही नहीं। जहां तक आपके बातों की सवाल है, तो आप चाहे तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूं कि वारदात की रात या उस दिन की दोपहर मैं इस शहर में था ही नहीं। मैं तो भोपाल में था। आप कहें तो मैं अपनी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज मंगवा देता हूं। आप मेरे फोन की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। मैं अरविंद के घर गया ही नहीं था उसे किसी पार्टी के लिए इनवाइट करने। यह जरूर अरविंद की बीवी नेहा की ही कोई चाल होगी, ताकि मेरे ही घर में सुसाइड करके मुझे फंसा सके। पुलिस ने जॉर्ज को बीच में ही रोकते हुए कहा, शायद आपको पूरी बात मालूम नहीं, नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है, यह सुसाइड का मामला नहीं है। पुलिस ने कहा कि आप अभी के लिए तो जा सकते हैं, पर जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जॉर्ज वापस अपने घर पहुंचा तो सीधा उस कमरे में गया जहां नेहा की लाश मिली थी। वहां दीवार पर वो लिखावट अब भी थी, इसी की वजह से मेरी जान गई, अब इसकी बारिश की। न जाने जॉर्ज को क्या सूझी कि वो अपनी बीवी की डायरी निकालकर उसके पन्ने पलट रहा था और गौर से उस लिखावट को पढ़ रहा था कि तभी शीशे के अंदर से एक आवाज आई। जॉर्ज डायरी नीचे फेंककर पागलों की तरह उस लिखावट को मिटाने की कोशिश करने लगा, और इस बीच शीशे से आती हुई आवाज और भी ज्यादा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। अरविंद की बीवी की लाश जॉर्ज के फ्लैट के अंदर से मिली थी, जिसके बाहर ताला लगा था, और उस फ्लैट के अंदर नेहा का हस्बैंड अरविंद भी था। पुलिस अरविंद को हिरासत में नहीं ले सकती थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि नेहा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जॉर्ज को बुलाकर पूछताछ में पता चला कि वो पिछले 2 सालों से यहां आया ही नहीं था। उसने बताया कि नेहा के साथ में उसका अफेयर था, पर अपनी ही बीवी की मौत के बाद उसने ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि नेहा बार बार उसे वापस आने के लिए परेशान करती रहती। जॉर्ज के खिलाफ भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लिहाजा उसे भी छोड़ना पड़ा। जॉर्ज अपने फ्लैट में पहुंचा तो दीवार पर एक लिखावट को देख उसने अपनी बीवी की डायरी निकाली, और उसके बाद डायरी फेंककर वो दीवार साफ करने लगा कि तभी शीशे के अंदर से सुनाई दी उसे एक आवाज। जॉर्ज कुछ देर तक उस शीशे को देखता रहा और वो आवाज भी होती रही। फिर जॉर्ज ने बिना सोचे समझे ही अपना हाथ उस शीशे पे रखा तो आवाज बंद। जॉर्ज ने चैन की सांस ली ही थी कि अब वो आवाज दरवाजे पर होने लगी। जॉर्ज झट से दरवाजे पर हाथ रखा, आवाज फिर बंद हो गई।
एक सेकंड ही हुआ होगा कि आवाज सामने रखे फूलदान से आई। जॉर्ज ने उसे पकड़ा। फिर से आवाज बंद हुई और अगली आवाज टीवी के अंदर से थी। टीवी पर हाथ रखा तो आवाज बंद हुई और उसके बाद आवाज खिड़की पे हुई। दौड़कर खिड़की तक जाके जॉर्ज ने खिड़की के शीशे पे हाथ रखा तो आवाज तो बंद हुई पर साथ ही खिड़की भी खुली। खिड़की के खुलने से तेज हवाएं पूरे घर में आ रही थी और इस बीच किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो सीधे नीचे जाकर गिरा। जॉर्ज की लाश बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी। सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी भी ली। सारे सबूत पुलिस के सामने थे पर उन सबूतों को लेकर पुलिस किससे पूछताछ करे ये खुद उन्हें भी मालूम नहीं था। घर में चारों तरफ जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स थे। दीवार पर जो पहले की लिखावट थी वो हल्की पड़ चुकी थी। सवाल तो कई खड़े थे पर मानने वालों के लिए जवाब उसी कमरे की दूसरी दीवार पर लिखा था, मेरा बदला पूरा हो। पास ही एक डायरी पड़ी थी जिससे हैंडराइटिंग मिलाने पर पता चला कि यह जॉर्ज की मरी हुई बीवी की हैंडराइटिंग से हूबहू मिल रही थी। मानने वालों के साथ अब इस कहानी को सुनने वालों को भी पता है कि जॉर्ज और नेहा की जान किसने और कैसे ली थी।